तो आज अपन स्टार्ट करेंगे आपकी 11.2 11.2 जो एक्सरसाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे आज। इस बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं कि ये जो 11.2 है, मैं एक्सरसाइज तो आपको पूरी करा दूंगा, 11.3 करा देंगे, फिर 4 करा देंगे, लेकिन थ्योरम्स की बात बता रहा था मैं एक, कि जितने भी इस चैप्टर की थ्योरम्स हैं, है ना, यानी कि जो प्रमेय है, प्रमेय आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाना जिसके अंदर ये लिखा हुआ है थ्योरम्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। यानी कि थ्योरम्स ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब होता है, हिंदी में भी लिखी हुई आगे, त्रिभुजों के प्रमेय। त्रिभुजों के प्रमेय इस नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अंदर सारे बीपीटी थ्योरम भी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी है, ठीक है। यानी कि बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी कि हिंदी में बोले तो इसको थेल्स प्रमेय नाम भी दे सकते हैं, या फिर आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, या इसके उल्टी भी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम भी है, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी है। इसके बाद में ट्रिपल एस थ्योरम भी इसके अंदर है, और एंगल वाली थ्योरम भी इसके अंदर है, और एक थ्योरम है। ऐसे करके 5 या 6 थ्योरम इसके अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है। वो 6 के 6 वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अलग से थ्योरम की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाके देख लेना। अब देखो अपन बात करते हैं 11.2 की। 11.2 की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन था, पॉइंट्स डी एंड ई आर ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी इन ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी एक ट्राइंगल हो। ये त्रिभुज ए बी सी अपने पास बहुत ईजी वे में समझने का, बहुत आसान है, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज है, इसके अंदर जो भुजा ए बी है उसका मध्य बिंदु डी, और जो ए सी है उसका मध्य बिंदु ई, ठीक है। इस प्रकार है, इस प्रकार उसको मिला रखा है कि ये यहाँ पर जो अपन ने डी और ई लिया था ना, ये डी ई पैरेलल यानी कि समांतर हो जाए बी सी के, ठीक है। डी ई पैरेलल हो जाए बी सी के। और एक बात को समझना, बहुत आसान तरीका बताता हूँ, कि जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर, ध्यान से सुनो, जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर कोई दो रेखाएं आपस में पैरेलल हो, समांतर हो, तो हमेशा बीपीटी थ्योरम लगानी है, ठीक है। बीपीटी थ्योरम बोल दो, चाहे थेल्स थ्योरम बोल दो, चाहे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय बोल दो, ये लगाना है। ये क्या कहता है अभी समझाता हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको एक तो डायग्राम बनाना है, उसके बाद देखो क्या क्या चीज़ गिवन है वो लिखने हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या गिवन है कि डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपको ये लिखना है, इसके बाद में और क्या चीज़ गिवन है। ए डी दे रखा है अपन को 6 सेंटीमीटर, डी बी अपन को दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और ए ई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, ए सी, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू बी पी टी, ठीक है। यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार, ठीक है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार ये लिखने के बाद प्रमेय क्या कहता है कि हमारे पास डी ई पैरेलल है बी सी के। इसका मतलब अगर अकॉर्डिंग टू मैं बीपीटी लगाऊं तो बीपीटी कहता है कि ये अपॉन ये, यानी कि ए डी बटा डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये समझना, ये हमें परमिशन किसने दी ऐसा लिखने की, बीपीटी ने। बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि ये जब भी कोई दो लाइन पैरेलल हो तो ये इस यहाँ ए डी बटा डी बी का मतलब है इसका और इसका रेशियो बराबर, इसका और इसका रेशियो बराबर, मतलब अनुपात आपस में बराबर होते हैं। जितना ए डी का रेशियो उतना ए ई का रेशियो होगा, जितना डी बी का रेशियो उतना ई सी का रेशियो होगा। ये हमें समझना है। ये हमें किसने परमिशन दी, हमने दी, बीपीटी ने हमको दी, ठीक है। अब अपन को जो चाहिए वो निकाल लेते हैं। ए डी अपने पास है क्या, है 6 सेंटीमीटर, डी बी भी 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए ई हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ई सी हमें नहीं दे रखा। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात है, देखो अपन को ई सी नहीं चाहिए और हमारे पास ई सी है भी नहीं, हमें चाहिए ए सी। अब यहाँ दिमाग क्या लगाना है आपको कि 6/9 को एज इट इज रहने दो, 8/, अब इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, हमें इस इसी की जगह ऐसी कोई वैल्यू लिखनी है कि वहाँ पर ए सी आ जाए। एक बात बताओ, मैं आपको इधर साइड में समझाता हूँ, 1 मिनट पहले समझना कि जो साइड ए सी है, देखो ये त्रिभुज की भुजा ए सी है ना, ये पूरी ए सी जो है, ये ए सी किन दो साइड से मिलकर बनी है, ये बनी है ए ई प्लस ई सी से, मानते हो। हमें क्या चाहिए,
समझना मेरी बात को। ये पूरी जो ए सी है वो किन से मिलके बनी, ए प्लस ई सी से। हाँ, तो ये लिख सकते हैं ए प्लस ई सी। इसके बाद यहाँ देखो थोड़ी मिस्टेक होगी। अब मेरी बात समझना, अपन इस हमें चाहिए इस ई सी की जगह ए सी वैल्यू कि हमें उस ए सी की जगह पुट कर सकें। ई सी को क्या लिखा जा सकता है इस अकॉर्डिंग, तो अपन एक काम करते हैं, ए सी अपनी जगह रहने देते हैं, इस ए को इधर भेज देते हैं, तो इधर बच गया ई सी। मतलब हम ई सी को लिख सकते हैं ए सी माइनस ए। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर दो बेनिफिट हो गए अपन को। क्या कि हमारे पास ई सी की वैल्यू थी नहीं, तो हमने ई सी को गायब करना चाहा, बिल्कुल कर दिया। और जो ए सी हमें चाहिए था ए ही हमारे पास है। इसका मतलब हम ई सी को लिख सकते हैं ए सी माइनस ए। दो फायदे हो गए, ए सी भी निकल जाएगा और ए ही हमारे पास है। ये समझना पड़ेगा आपको। 8 अपॉन ए सी का तो ए सी माइनस ए कितना है 8। अब समझ में आ गई। अब बड़ा सिंपल, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे किया तो ये जो 6 है ना वो पूरे ए सी माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 8 है वो 9 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब समझना। अब यहाँ ये हो गया 6 ए सी माइनस ये 48 हो गया, इक्वल्स टू 8 9 72, 8 9 से 72 हो गया ये। ठीक है, चलो भाई बारी बारी हुआ ना, ये 6 ए सी और ये हो गया 6 8 48। हाँ, अब देखो नंबर एक तरफ कर लो, तो 6 ए सी इक्वल्स टू 72, 42 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 6 ए सी इक्वल्स टू ये हो गया 4 और 7 4 11 11 हो गया, तो ए सी इक्वल्स टू 114 अपॉन 6 से काट देंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 6 कम 6। 2 की टेबल से भी काट सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 6 से काट दो डायरेक्ट। 6 कम 6 बच गए 5 और 6 9 जा 54, 6 9 54, तो 19 सेंटीमीटर आपकी ए सी की वैल्यू आ जाएगी। समझने वाली बात सिर्फ यहाँ है, बस ध्यान रखना कि ए सी इक्वल्स टू ए प्लस ई सी। अब हमें ई सी को सेपरेट करना था, क्योंकि हमारे पास ई सी निकल के आ गया, लेकिन हमें ई सी चाहिए नहीं था, हमें चाहिए था ए सी। और ए सी की अब फिर हमने जैसे इसका ऐसा टुकड़े किए तो ए सी भी मिल गया और ए भी मिल गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए था, तो हमने सोचा ए जब दे रखा है तो रखे कहाँ पर, तो ए सी माइनस ए रख दिया तो वैल्यू सॉल्व होगी। ठीक है, यहाँ थोड़ी ये चीज़ समझने, बाकी थी सिंपल सा क्वेश्चन था, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब ऐसे ही देखो सेकेंड पार्ट, ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है यदि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू 4 अपॉन 13 और ए सी की वैल्यू दे रखी है 20.4 सेंटीमीटर हो तो ई सी का मान ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि ये चीज़ दे रही है, तो फिर से एक सिंपल सा आप चाहो और हमें इसी वैल्यू निकालनी है, चाहो तो डायग्राम बना लो, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, वही अपन ए बी सी नाम दे देंगे। यहाँ पर इसका मिड पॉइंट डी था, इसका ई, तो ए डी अपॉन डी बी ये दे रखा है 4 अपॉन 13, इसका मतलब ए डी 4 है और ये 13 है, ऐसे समझ लो मोटा मोटी। ठीक है, और ये जो पूरे की पूरी ए सी है, ए से लेके सी तक, वो दे रखी है 20.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको फाइंड करना है इतना सा टुकड़ा ई सी, समझ गए? ठीक है, तो अब एक बात आप समझ गए होंगे कि अगर हमें इस पूरी ए सी की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ ई सी पूछ रहे, इसका मतलब अगर ए का पता चल जाए कि ए कितना है, तो फिर 20.4 पूरी में से ए हटा देंगे, पीछे ए सी आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें अगर ई सी चाहिए ना, ई सी, तो हमें पता करना पड़ेगा कि ए सी में से अगर ए को माइनस कर दिया जाए, ए सी में से अगर ए को माइनस कर दिया जाए तो ई सी आ जाएगा। पहले समझो करना क्या। ठीक है, इसका मतलब हमें को किसकी जरूरत पड़ेगी? मेनली ए सी तो है हमारे पास, ए ही निकालना पड़ेगा। बस हम ए के लिए कुछ टेक्निक अप्लाई करते हैं कि कैसे करके ए ही नहीं मिल जाए अपन को। ठीक है, चलो फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अपन को ये तो पैरेलल पहले से दे ही रखा है पूरे क्वेश्चन में कि ये इसके पैरेलल है, तो वापस वो सेम थ्योरम लिखेंगे, सेम थ्योरी लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी, ये गिवन है डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, ये करते ही लिख देंगे, और उसके बाद आप चाहो तो ये भी लिख देना कि हमारे पास ए डी अपॉन डी बी दे रखा है 4 अपॉन 13 एंड का मतलब तथा ए सी दे रखा है हमें 20.4 सेंटीमीटर। इतनी बातें लिख देंगे, फिर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू बी पी टी। ठीक है, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार। ये लाइन लिखने के बाद में आपको पता है ये बीपीटी क्या कहता है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, ये बीपीटी कहता है अपन को। ठीक है, तो ए डी अपॉन डी बी तो है 4/13 और ए ही हमारे पास है नहीं, ना ही ई सी है। ठीक है, अब हमने यहाँ दिमाग लगाना है कि यार ई सी तो हमें बचाना है। ठीक है, ई सी तो हमें बचाना है,
चलो इसी तो पहले लिख दो, इसको तो बचाना है यहाँ पर। अब हमें ए का क्या करें, क्योंकि ना तो ए की हमारे पास वैल्यू, इस ए के जैसे फर्स्ट में टुकड़े किए थे ना वैसे ही इस ए के टुकड़े कर लेते हैं। एक बात बताओ, ये जो पूरी ए सी है, पूरी की पूरी ए सी है, वो किससे मिलके बनी है? वो मिलके बनी है ए प्लस ई सी से। सही बात है ना, ए प्लस ई सी ए सी बनाते हैं। ठीक है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस ए सी के, यानी कि हमारे पास है क्या ए ई, इस ए के ऐसे टुकड़े करो, क्योंकि हमें ए नहीं चाहिए, कि हमारे पास ए सी भी बच जाए और ई सी भी बच जाए। तो हमने इस ई सी को इधर ले आए, तो उधर ए ही अकेला बच गया, तो ये माइनस का हो गया। इसका मतलब ए की जगह अपन ए सी माइनस ए सी रख सकते हैं, यानी कि ए सी माइनस ई सी इसकी जगह रख दिया। अब समझ तो गए होंगे क्यों रखा। अब देखो बताता हूँ क्यों रखा था, कि ए सी हमारे पास था कितना 20.4 सेंटीमीटर, माइनस ई सी का ई सी और अपॉन ई सी का ई सी। ठीक है, इसके बाद देखो अब अपन कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे किया तो ये तो हो गया 4EC है ना, और इसको इससे किया तो पहले तो 20.4 को 13 से कर लो तो 13 चौक 52, 5 कैरी लग गई, फिर ठीक है, फिर 0 लग गया, 0 की जगह 5 आ गया। अपने हिसाब से कर सकते हो, फिर 13 दूनी 26, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पॉइंट आ जाएगा 265.2 माइनस 13 EC। समझ गए क्या किया, इसको तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4EC आ गया, फिर 13 को एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर 13 को इससे मल्टीप्लाई, बारी बारी मल्टीप्लाई यानी गुणा करके लिख दिया। अब EC एक तरफ कर दो, ये तो है 4EC, उस 13EC को इधर ले आओ तो वो हो गया प्लस का 13EC, इधर आ गया 265.2, तो 13 और 4 17EC, 17EC इक्वल्स टू 265.2, तो EC इक्वल्स टू, ठीक है, EC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 265/2 अपॉन 17, 17 का डिवाइड कर लेंगे। चलो अब यहाँ कर लेते हैं, जिस स्पेस की तो कमी है, तो EC बराबर 17 का भाग दो, 17 एकम 17 यानी 17 × 17, कितने बच गए पीछे 9, 9 और ये हो गए 5, 95 हो गए। तो फिर 17 का भाग दे दो 95 में, कितनी बार जाएगा 17 का 5 बार। ठीक है, फिर बच गए 10 और 70 यानी कि 6 बार, ये अपने हिसाब से कर सकते हो। तो EC की वैल्यू निकल के आ गई 15.6। तो काफ़ी सिंपल है, फर्स्ट सेकंड दोनों सेम है, बस ये टुकड़ा करना अगर आपने सीख लिया तो बड़ा सिंपल है। बीपीटी लगाओ, बीपीटी कब लगती है वो बता चुका, कि जब भी कोई दो लाइनें पैरेलल हो तो बीपीटी यानी कि आधारभूत आनुपातिक लगाओ और आंसर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट देख लो। फिर वही एक ट्राइंगल है आपके पास, जिसके अंदर आपको पता ही है DE पैरेलल है, गिवन है अपन को, BC डायरेक्ट लिख दो, इन ट्राइंगल ABC DE समांतर हैं BC के, पैरेलल है। और जब भी ये होगा तो अकॉर्डिंग टू BPT, यानी कि जब भी कोई दो लाइनें पैरेलल हो तो अपन ये लगाते हैं, तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार वो हमें ये कहता है कि जितना AD है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो AD कितना, AD अपॉन DB तो है 7/4, 7/4, AE है 6.3 और EC का EC। अब यहाँ समझो आप, हमें AC चाहिए, AE था ये दे रखा था, AC चाहिए। अब हमने देखा यार हमारे पास तो EC है, फिर वही जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ कौन सा, टुकड़े करने वाला। तो देखो हम AC को क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AE प्लस EC, AE प्लस EC लिख सकते हैं। अब हमने सोचा यार हमारे पास तो EC है, लेकिन हमारे EC कुछ भी काम का नहीं है, EC की जगह हमें AC की फॉर्म चाहिए। तो हमने एक काम किया, इसको सेपरेट कर लिया, जो भी हमें यहाँ पर दे रखा होगा ना उसको सेपरेट करना, आप इतना समझ लो। तो अपन लिख सकते हैं AC माइनस AE बराबर EC, फर्स्ट वाले की तरह हो गया। इसका मतलब हम EC को लिख सकते हैं कि AC में से अगर AE को माइनस कर दिया जाए तो EC बचता है, बिल्कुल सही है। 7/4 6.3 और AC माइनस C है AE। ठीक है, चलो अब आसान हो गया। तो 7/4 6.3 का 6.3, AC हमें दे रखा नहीं है तो AC का तो AC माइनस AE हमें दे रखा है 6.3। ठीक है, इसके बाद अपन इधर कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 को इससे करना है, कहने का मतलब ये है कि 7 को एक बार AC माइनस 6.3 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक बार 4 को 6.3 से नहीं मल्टीप्लाई नहीं गुणा करना है। इसको इससे किया तो ये तो गया 7AC से 7 से इसको किया तो 7 की 21, यहाँ से लगी 2, 7 के 42 और 2 44, 44। ठीक है, और ये इससे करेंगे तो 4 से 12, 1 कैरी 24 और 1 25 पॉइंट लग गया।
तो 7AC वो 25.2 हैं, 44.1 को भी उधर भेज दो तो 44.1 हो जाएंगे प्लस के, तो 7AC इक्वल्स टू ऐड कर लो 3 पॉइंट का पॉइंट और 5 और 4 9 और 4 उधर 6, ठीक है। तो AC इक्वल्स टू 69.3, जो 7 मल्टीप्लाई में था अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 7 का भाग दे दो, 7 नम 63, पॉइंट का पॉइंट बच गया 6, फिर 7 नम 63, यानी कि 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 9.9 आपके AC की वैल्यू आ गई। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको भी ईजी लग रहे होंगे, टुकड़े करना बस सीखना है, मेन तो वही है। पार्ट 4 जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कहने का मतलब है एक अपन बना लेते हैं इसके अंदर फिर वही ट्राइंगल, क्योंकि हमें ये तो गिवन है पहले से ही कि एक त्रिभुज है ABC, उसका नाम है D, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब ये इसके पैरेलल है, खैर ये इसके समांतर है, कहने का मतलब ये। तो सोल्यूशन में फिर वही बात तो लिख ही देंगे, इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है, हिंदी वाले में लिख देना, में वो DE पैरेलल दे रखा है AC के, DAC के पैरेलल दे रखा है। तो जब भी कोई पैरेलल दे रखा हो तो अकॉर्डिंग टू BPT, मैंने तरीका बता दिया आपको, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार, ठीक है, प्रमेय के अनुसार वो क्या कहता है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD हमारे पास दे रखा है 4x माइनस 3 और DB हमें दे रखा है, DB बोल दो चाहे BD बोल दो, वो दे रखा है हमें 3x माइनस 1। ऐसे ही AE हमें दे रखा है 8x माइनस 7 अपॉन EC दे रखा है, EC बोल दो चाहे CE बोल दो की बात है, वो दे रखा है 5x माइनस 3। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीधा, इसको इससे। कहने का मतलब है कि 4x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवाना है अपन को 5x माइनस 3 से, और इसको इससे करवाना है, एक ही बात है। 3x माइनस 1 पहले लिख दो चाहे 8x माइनस 7 पहले लिख दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो एक बार कहने का मतलब है 4x को इस पूरे के साथ 5x माइनस 3 से, फिर एक बार माइनस 3 को इस पूरे से, समझ गए? अब समझ गए, मैं जानबूझ के खोल के लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए। मतलब अगर 4x को इस पूरे के साथ फिर माइनस 3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 3x को 8x माइनस 7 के साथ, और फिर माइनस 1 को भी 8x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। कर दो, 5 4 जा 20 एक्स स्क्वायर, माइनस 4 3 जा 12 एक्स, ठीक है, माइनस 15 एक्स माइनस यहाँ 3 है, 3 3 जा 9, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इक्वल्स टू ये हो गया 3 8 जा 24 एक्स, फिर ये 3 7 जा 21 एक्स माइनस का, ये बाहर माइनस 1 है ना, इस वजह से ये माइनस का 8x हो गया, प्लस का 7 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। एक बार साइन फिर से देख लो, 20x स्क्वायर 12x स्क्वायर, हाँ ये तो ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये एक, अच्छा यहाँ पर भी आएगी 24x स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। चलो अब एक्स स्क्वायर एक तरफ, तो 20x स्क्वायर इधर, 24 को इधर लिया तो वो हो जाएगा माइनस का, और फिर ये माइनस का 12x है, ये रहा 12x माइनस 15x, ठीक है। इस 20x को 8x को इधर लिया तो प्लस का तो हो गया 20x, प्लस का हो गया 8x इधर लाने से, और नंबर को इधर रहने दो, 7 तो पहले से यहाँ पर है, 9 को और भेज दो उधर, हो गया माइनस का, ठीक है। तो 20 में से 24 यहाँ तो बच गया माइनस का 4x स्क्वायर, जानते ही तो। फिर ये दोनों माइनस माइनस के ऐड हो गए, तो माइनस के हो गए 27 हो गए, देख लो चाहिए 12, ठीक है, हाँ, और प्लस के हो गए आपके 29x, और यहाँ बच गया माइनस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह साइन है, तो माइनस का तो 4x स्क्वायर, यहाँ से निकल के आता है प्लस का 2x, क्योंकि 29 में 27 ले जाएंगे तो प्लस का 2x बच जाएगा, और बराबर में माइनस का 2। अब समझो माइनस का 4x स्क्वायर, और कोई जुगाड़ है नहीं, तो अपने एक काम करते हैं, इसमें या तो कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, दोनों ही तरीके, यानी गुणनखंड भी किए जा सकते हैं और कॉमन भी लिया जा सकता है। तो गुणनखंड ही होंगे इसके, तो अपन एक काम करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2, ठीक है। तो अपन यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, समझना मेरी बात को, अगर मैं यहाँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ माइनस का 2 ले लो, चलो माइनस का 2 जैसे कॉमन लिया, तो ये माइनस है, माइनस हो गया प्लस, और 2 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 से 2 कट गया, ठीक है, यानी कि सिर्फ x बच गया बराबर माइनस का 2। फिर देखना 2x स्क्वायर
प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 2, और ये जो मल्टीप्लाई में 2 है वो आ जाएगा नीचे, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कहने का मतलब है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और इधर बच गया 1। ये अपन करना चाहें तो यहाँ पर भी डायरेक्ट गुणनखंड कर सकते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते थे, लेकिन थोड़ा इजी बना रहे हैं ताकि कॉमन लेके हल्का हो जाए थोड़ा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 1 को भी अंदर ले आओ बराबर 0। अब कर लो आप इसका गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाले के दो ऐसे टुकड़े, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए तब तो सिंपल है। एक तो ले लिया 2x प्लस का, माइनस का x ले लो। समझ गए कि जब 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचता है, प्लस का बिल्कुल सही है। और इन दोनों टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, आ रहा है 2x और माइनस 2x स्क्वायर, माइनस का बिल्कुल माइनस का 2x स्क्वायर आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है 2x, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या लगाना है, क्या लेना है 1 लेना होता है, और जो यहाँ साइन है वही साइन अपन को यहाँ रखना है। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये माइनस 1 ये भी हो गया प्लस, ठीक है। क्योंकि जो भी कॉमन लिया जाता है ना उसका मतलब होता है भाग देना, डिवाइड देना। तो एक बार तो बाहर वाला लिख दो 2x माइनस 1, और एक बार ब्रैकेट वाला लिख दो बराबर 0। कहने का मतलब है 2x माइनस 1 को 0 के साथ कंपेयर करना है, और एक बार x प्लस 1 को 0 के साथ कंपेयर करना है। तो देखो 2x इक्वल्स टू 1 आया, जब 1 को उधर भेजा तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। तो यहाँ पर दो वैल्यू निकल के आती है, इसने कहा x की वैल्यू क्या होगी, तो लिख देना हैंस वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1/2 एंड माइनस 1, यानी कि अतः x का मान 1/2 यानी कि 1/2 और x बराबर माइनस का 1/2 होगा। दो आंसर हो जाएंगे, माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट कंप्लीट। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बस फर्क इतना सा है, इसमें दे रखा है पॉइंट्स D एंड E आर ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली इन द ट्राइंगल ABC, है ना। यानी त्रिभुज ABC की भुजाएं AB रेसी पर D और E इस प्रकार दो बिंदु हैं, जैसा आप डायग्राम वैल्यू दे रखी है। अपन को चेक करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो स्टेट वेदर DE पैरेलल BC और नॉट, यानी कि DE समांतर BC के हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है और वैल्यू में दे रखी है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC, ठीक है। ये ट्राइंगल अपन ABC बना देंगे। पहले इसमें 4 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट करें अपन पहले, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं अपन अभी। इसमें अपने पास वैल्यू दे रखी है, जो देखो ABC की बात करें तो ये हमें चेक करवाना है, ये D और ये E, यानी कि जो DE वो पैरेलल हैं क्या BC के, ये अपन को चेक करना है। और जब भी अपन को ये साइडें चेक करनी हो तो उस थ्योरम को बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ BPT, यानी कि BPT का कन्वर्ज उल्टा, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम, जब हमें ये चेक करना हो। और जब हमें गिवन हो कि ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब पहले से ही दोनों समांतर हैं, तब अपन लगाते हैं BPT, यानी अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम लगा के सोल्व कर लेते हैं। लेकिन इसमें अभी BPT लगा नहीं सकते, क्योंकि अभी BPT अपन को चेक करना है। चेक करने का मतलब सॉल्यूशन को अच्छे से देखो कि अगर मैं बात करूं थोड़ी वैल्यू की, तो हमारे पास थोड़ी स्टेटमेंट में सॉल्यूशन लिख देना है। AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AE इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और AC इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। 4 हमें चीज दी हुई है, ये मेरे पास क्या है गिवन है, दिया है। अब मेरी बात समझो, अब हम चेक करते हैं कि अगर ये AD बटा DB की वैल्यू, AD बटा DB की वैल्यू, और सेकंड बात AE अपॉन EC की वैल्यू, AE अपॉन EC की वैल्यू अगर आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ये इसके पैरेलल हैं, मतलब समांतर हैं अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ BPT। इसका मतलब पहले अपन चेक करेंगे AD बटा DB की वैल्यू क्या आती है, फिर AE अपॉन EC की वैल्यू क्या आती है, देखते हैं। AD बटा DB को चेक करने गए तो AD की जगह लिखा 8, DB हमारे पास, एक बार ये लिख रहे हैं अपन, DB हमारे पास है नहीं, देख लो AB तो था, AD था, लेकिन DB नहीं है। तो अब हमने फिर वही सिस्टम दिमाग लगाना है कि यार इस DB को क्या लिख सकते हैं। तो पहले तो ये समझो कि DB है कौन सी साइड में, इसमें, मतलब इस पूरी AB में, तो पूरी AB यूज लो। पूरी AB को लिख सकते हैं AD प्लस DB। अब हमें कौन नहीं चाहिए, ये DB नहीं चाहिए, ठीक है।
तो डी बी को क्या लिखा जा सकता है कि अगर ए बी इस ए डी को इधर ले आए तो ए डी हो जाएगा माइनस का, तो डी बी सेपरेट निकल के आएगा। इसका मतलब जिस जो नहीं चाहिए उसको सेपरेट बनाओ, अकेला बनाओ, फिर मार दो, यानी कि डी बी को गायब कर सकते हैं ए बी माइनस ए डी। इसका मतलब हम इस डी बी को लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी। इसके बाद नीचे देखो, ए डी की जगह तो 8 लिख ही दिया, तो 8 अपॉन ए बी कितना है, ए बी है 12 माइनस ए डी कितना है, ए डी है 8। ये था तरीका। अगर डी बी रखते तो फिर वैल्यू नहीं थी हमारे पास डी बी की, तो डी बी को गायब करके ए बी माइनस ए डी रख दिया ताकि वैल्यू रख सकें। सॉल्व किया तो 8, 12 में से 8 गए तो 4 कट गया, तो वैल्यू निकल के आई 2/1, यानी कि 2/1 वैल्यू निकल के आई। अभी इसको चेक कर लेते हैं, ए की कितनी वैल्यू, ए तो 12 है, लेकिन ई सी, ये रहा ई सी। अब ई सी तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो ए सी है। फिर सेम वही बात, पूरी साइड लो ए सी। ए सी को लिखा जा सकता है ए प्लस ई सी, समझ गए, ए प्लस ई सी लिखा जा सकता है। और अब हमें किसको गायब करना है, हमें इस ई सी को गायब करना है, तो जिसको गायब करना हो उसको अकेला बनाओ। ये लो, हो गया सेपरेट। इसका मतलब हम ई सी की जगह रख सकते हैं ए सी माइनस ए ई, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आ जाओ, 12 तो 12 ए सी की जगह रख देंगे 12 माइनस, सॉरी ए सी की जगह 18, 18 है भाई ना, 18 और माइनस ए ई की जगह रख देंगे 12, ठीक है, ये 18 है। तो यानी कि 12 और 18 में से 12 गया तो 6, ये कट गया, तो ये भी निकल के आई वैल्यू 2/1। इसका मतलब ये हुआ, अभी लिख देना इट मीन्स, या फिर इसको इक्वेशन दो, बहुत अच्छा सोल्यूशन बन जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2, तो लिख देना अकॉर्डिंग टू, या फिर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम ये क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यू ए डी बटा डी बी की हैं, जो वैल्यू ए डी बटा डी बी की हैं वही वैल्यू ए ई बटा ई सी की है। और मैंने कहा था ना, जब साइडों से पैरेलल दिखाते हो तो फिर लिख देना सो अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है, यानी कि बीपीटी का मतलब होता है आधारभूत, चलो एक बार फुल फॉर्म लिख देता हूँ, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, क्योंकि हिंदी वाले कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, विलोम, विलोम के अनुसार वो क्या कहता है, कन्वर्ज बीपीटी क्या कहती है, वो ये कहती है अगर साइडों का रेशियो बराबर हो तो वो हमेशा दोनों लाइनें आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी कि डीई पैरेलल बीसी। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला पोर्शन तो पैरेलल है, ठीक। ऐसे ही अपन अब चेक करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड है ये रहा, ए बी 5.6 दे रखा है, ठीक है, और ए डी अपन को कितना दे रखा है 1.4, ओके, और ए सी दे रखा है 9 सेंटीमीटर और ए 1.18। चलो सेम वही डायग्राम है, अपन को चेक वही करना है कि पैरेलल है या नहीं, ठीक है ना, ए बी सी, और ये हमें चेक करवाना है, ठीक है। और हमारे पास ए बी है 5.6 सेंटीमीटर, ए डी है 1.4 सेंटीमीटर, ए सी है 9 सेंटीमीटर और ए ई है 1.8 सेंटीमीटर। ये चारों चीज़ हमें क्या है, गिवन, यानी कि दिया है, ठीक है। चलो चेक करते हैं कि जितनी वैल्यू ए डी बटा डी बी की हो, ए डी बटा डी बी की हो, उतनी ही वैल्यू अगर ए ई बटा ई सी की होगी तो अपना आंसर ठीक है, वरना नहीं। ए डी है क्या है 1.4 अपॉन डी बी, अब डी बी नहीं है, ए बी है, फिर वही वाली बात कि डी बी तो नहीं है, तो फिर डी बी को क्या लिखा जा सकता है, तो मैंने कहा डी बी है किस में, इसमें, तो इसी साइड को उठाओ, ए बी को क्या लिख देंगे, वही ए डी प्लस डी बी, टुकड़े करो पहले पूरे पूरे, किसको गायब करना है, डीबी को, तो डीबी गायब हो जाएगी अगर एडी को उधर भेज दिया जाए, क्योंकि डीबी सेपरेट निकल के आ जाएगी। इसका मतलब हम डीबी की जगह रख सकते हैं एबी माइनस एडी, ठीक है, वैल्यू रख दो 1.4 का, तो 1.4, एबी की जगह हमारे पास 5.6, यस 5.6 माइनस एडी की जगह 1.4, तो 1.4 अपॉन, अभी माइनस कर दो, 6 में से 4 गया तो 2 पॉइंट 5 में से गया तो 4 पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या सेम है, वैल्यू सेम है, तो 14 एकम 14 14 42, यानी 14 3 42, 1/3 निकल के आता है। ए अपॉन ई सी की बात करें तो ए दे रखा है 1/8, लेकिन ए तो है, लेकिन ए सी हमारे पास तो ई सी है, तो फिर वही वाली बात की ये ई सी किस में मिल रही है, इस ए में,
सॉरी ए सी में, तो ए सी को लिखा जा सकता है ए प्लस सी। किसको मारना है, इसी को, तो करो सेपरेट, इस ई सी को रहने दो बाहर, तो इसी को लिखा जा सकता है ए सी माइनस ए सी माइनस ए। ठीक है, तो 1.8 तो 1.8, ए सी कितना 9 माइनस ए कितना 1.8, तो ऊपर तो बच गया 1.8, और 9 में से 1.8 माइनस करने में गलती मत करना, ऐसे 9 लिखेंगे 1 यहाँ 0.8 इधर, ये भी कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं। तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ हो गया 8, 8 में से गया तो 7। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन बात करें तो पॉइंट से पॉइंट गया कट गया, और 18 कम 18, 18 चौक 72, 18 सॉरी मैंने क्या लिख दिया 7.2 है यहाँ पर। ठीक है, 7.2 है, तो 18 1 जा 18, 18 4 जा 172। इसका मतलब यहाँ तो 1/3 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 1/4 आ रहा है। इसको इक्वेशन समीकरण 1 समीकरण 2 तो एक लाइन लिख देंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जितनी वैल्यू एडी की थी, एडी अपॉन डीबी की थी, और जितनी वैल्यू ए अपॉन ईसी की थी वो बराबर नहीं है, तो बराबर लिखे तो काट देना, बराबर नहीं है, सो डी नॉट पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, डी नॉट पैरेलल बी सी लिख देना, सो डी नॉट लिख देना, वर्डिंग लिख देना, सो डी नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तय डी बी सी के समांतर नहीं है, क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही देखो आप थर्ड पार्ट, जो तीसरा पार्ट है, इसमें वैल्यू दे रखी है आपको, ए डी की वैल्यू दे रखी है 10.5 और बी डी की वैल्यू दे रखी है 4.5। ठीक है, सेम वैसा ही चेक करेंगे, एक डायग्राम बना लो, ट्राइंगल बनाना चाहो तो बना लो, ए बी सी, यहाँ पर डी और यहाँ ई, ए डी 10.5, बी डी 4.5, ए सी पूरी दे रखी है, ए दे रखी है 2.8, और जो पूरी ए सी की जो वैल्यू है तो लिख देंगे 4.8। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैं बात चेक करने की करूँ तो एक बार ए डी बटा डी बी देखेंगे, फिर एक बार ए बटा ई सी देखेंगे। ए डी की जगह तो रख दिया 10.5, डी बी को क्या रखा जा सकता है, तो मैंने कहा था डी बी हमारे पास दे रखी है, तो अभी तो कोई टेंशन भी नहीं है, फिर तो पॉइंट के पॉइंट है तो काट दो, पॉइंट से पॉइंट खत्म है, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट अगर सेम हो, वैल्यू सेम हो, एक अंक यहाँ पर एक अंक यहाँ पर है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। नहीं, अगर यहाँ पर जैसे 52 होता तो यहाँ पर एक 0 भर लो और फिर पॉइंट से पॉइंट काट दो, ये तो आसान तरीका है। 5 की टेबल से 5 नम 45, और यहाँ पर 5 की टेबल से 21। ठीक है, अब ये 3 3 जा 9 और 3 7 जा 20, यानी कि यहाँ वैल्यू निकल के आती है 7/3। ऐसे ही अपन चेक करते हैं ए बटा ई सी में, तो ए की वैल्यू तो है 2.8 अपॉन ई सी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो वो साइड में कहीं पर निकाल लेंगे कि हम ई सी को क्या कह सकते हैं, कि अगर ई सी तो ये रही कि अगर ए सी में से, पूरे ए सी में से अगर ए को हटा दिया जाए, ए सी में से ए को हटा दिया जाए तो ई सी आता है। ठीक है, तो ई सी बराबर ए सी की वैल्यू है 4.8 माइनस ए की वैल्यू 2.8, यानी कि जो ई सी निकल के है वो आया 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि 4.8 में से 2.8 जाएगा तो 2 सेंटीमीटर निकल के, यहाँ रख दो 2। अब देखो यहाँ 2.8 है, पॉइंट रिमूव करके 0 लगा दो, अब इसको काट लो, तो 7 की टेबल से, सॉरी 4 की टेबल से करता है, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 7/5। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, तो अपन अगर देखें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से जितनी वैल्यू ए डी बटा डी बी की हैं वो नॉट पैरेलल हैं ए बटा ई सी के, सो डी ई नॉट पैरेलल, ठीक है, बी सी, ये आप लिख देना आता है डी ई बी सी के समांतर नहीं है। ये था आपका थर्ड पार्ट। ऐसे ही देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ की बात करें तो डायग्राम तो बनाना चाहिए, तो अपन सेम ही डायग्राम इसके अंदर बनेगा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी का डायग्राम बनेगा इसमें भी, और ये हमें डी और ये ई पैरेलल दिखाना है अपन को, और बी डी की वैल्यू है 9.5 और हमारे पास ए की वैल्यू है 3.3 और ई सी की वैल्यू है 5.5। अच्छा, इसमें तो सब कुछ ही गिवन है साफ साफ ही। तो एक बार अपन ए डी बटा डी बी चेक करते हैं, ठीक है, फिर अपन ए बटा ई सी चेक करते हैं। तो ए डी बटा डी बी की बात की जाए तो 5.7 है यहाँ पर, और यहाँ पर 9.5। ठीक है, पॉइंट तो हटा दो कि पॉइंट तो रहा ही नहीं है, तो ये 19 की टेबल से कट जाएगा। 19 की टेबल अगर आपको लाना है तो आसान है, 19 30 57 19 5 95।
19 3 जार 19 5 3.5 निकल जाएगा। 19 की टेबल से काट देना बच्चे, 19 की टेबल से। ए की वैल्यू 3.3 और इसकी वैल्यू 5.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, फिर बच गया 33 55, साफ साफ बच गया। 11 की टेबल से 11 3 33, 11 5 55, 11 3 33, 11 5 55। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से AD अपॉन DB बराबर हैं A अपॉन EC के। सो कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये जो DE हैं वो DE पैरेलल हैं EC के, ठीक है, DE पैरेलल EC। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट, चारों पार्ट, ठीक है ना। ऐसे ही आप देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3। इन द फिगर यानी डायग्राम आपको गिवन है और L, M एंड N आर सिचुएटेड ऑन OA, OB एंड OC रेस्पेक्टिवली सच दैट LM AB पैरेलल दे रखा है आपको, MN BC के पैरेलल दे रखा है और LN AC के पैरेलल दे रखा है। दी गई आकृति में OA, OB, OC पर क्रमशः L, M, N बिंदु इस प्रकार है कि ये पैरेलल हो जाए। ये हमें शो करना है। शो क्या करना है? LN पैरेलल AC यानी कि LN पैरेलल AC में दर्शाना है। बहुत इजी है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब दिया है। क्या गिवन है हमें? वो पूरी बात लिखनी है कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC में L, M एंड N, ठीक है, आर सिचुएटेड यानी कि ऊपर स्थित हैं ऑन OA, OB एंड OC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके साथ में ही हमें यह भी गिवन है एंड LM पैरेलल AB एंड MN पैरेलल BC, इतना गिवन में लिखना पड़ेगा। त्रिभुज ABC में, हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे, त्रिभुज ABC में L, M व N, ठीक है, बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि LM समांतर हो जाए AB के व MN समांतर है वो BC के। ये इतना सारा अपन गिवन में लिख देंगे। फिर अपन लिखेंगे टू प्रूव, सिद्ध करना है या फिर शो करना है, एक ही बात है, ठीक है ना। प्रूव में क्या करना है? सिद्ध करना है कि LN पैरेलल AC के हो जाए, यानी कि जो ये LN है ना वो समांतर AC के हो जाए। बहुत सिंपल है। देखो पहली बात तो ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसको समांतर यानी इसको पैरेलल दिखाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो मेरी बात समझो कि अगर इसको आपको पैरेलल यानी समांतर अगर दिखाना है तो, हालांकि ये बात जो बता रहा हूँ ना मैं आपको, लिखनी नहीं है, चलो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये लिखनी नहीं है आपको, ये मैं आपको पहले दिमाग में समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप क्या सोचेंगे कि कब होगी पैरेलल, कब होगी समांतर। तो देखो कब होगी बताता हूँ कि ये तब समांतर होगी जब अपन, पहली बात तो ये ढूंढो कि ये है कहाँ। देखो ये रही LN ये रहा और AC ये रही। इसका मतलब जब अपन ये निकाल देंगे OL बटा LA अपॉन इक्वल्स टू ON इक्वल्स टू NC, ON अपॉन NC, अगर ये अपन वैल्यू निकाल देंगे तब हम कह सकेंगे कि अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ BPT, यानी कि BPT के विलोम से हम कह सकेंगे कि ये जो LN है वो इसके समांतर हैं। लेकिन कब? जब ये अपन पहले निकालें। इसका मतलब आप समझ तो गए होंगे। अब आपको दिखाना क्या, लाना क्या आंसर, कि हमें ये आंसर लाना है। इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या करना है। तो प्रूफ की अपन अगर बात करें यानी कि उत्पत्ति का मतलब सोल्यूशन की अपन अगर बात करें, सबसे पहले उठाओ हमारे पास एक चीज ये गिवन है, ये फिर ये गिवन है। इन दोनों पैरेलल में ही, इन दोनों समांतर में ही आपके आंसर छुपे हुए हैं। एक तो दे रखा है LM पैरेलल है AB के, ठीक है, शुरुआत में यही से स्टार्ट कर दो। वो आपकी किस ट्राइंगल में, सबसे पहले ये भी जरूरी है कि जो भी आपको पैरेलल दे रखी है वो पैरेलल किस ट्राइंगल के अंदर है। तो वो है ABO में। तो लिख देंगे अपन इन ट्राइंगल, बहुत इजी वे में समझना, इन ट्राइंगल ABO यानी त्रिभुज ABO में हमारे पास ये गिवन है कि LM पैरेलल AB, यानी कि जो LM है वो AB के समांतर है। और आपको एक पता ही है कि जब भी कोई त्रिभुज में, जब भी कोई ट्राइंगल में दो आपस में पैरेलल साइड्स हो
तो उसमें लगती है बीपीटी। तो अपन यहाँ लगा देंगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी। समझ पा रहे हो ना? हमेशा जब भी समांतर हो हमेशा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का यूज करना है के अनुसार। ठीक है ना? बीपीटी क्या कहती है कि अगर जो ट्राइंगल में दो लाइनें पैरेलल उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं OL बटा LA, यस OL बटा LA बराबर OM बटा MB, OM बटा MB, OM अपॉन MB। ठीक है? और ये यहां पर हमारे पास समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार अपन लेते हैं सेकंड हमारे पास कौन सी पैरेलल है? MN पैरेलल दे रखी है BC के। ये किस ट्राइंगल के अंदर है? इस ट्राइंगल के अंदर। देख लो पहले OBC में, इन ट्राइंगल OBC है ना, बहुत आसान। उसके अंदर हमें दे रखा है MN समांतर BC। अगर कोई भी दो समांतर हो तो कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू बीपीटी, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार। और वो क्या कहता है कि जितना जब भी कोई ट्राइंगल में दो लाइन पैरेलल हो तो ये बटा ये और ये बटा ये होता है, यानी कि OM अपॉन MB इक्वल्स टू ON अपॉन NC। समझ पा रहे हो? चलो यहाँ पर इक्वेशन निकल के आ गई 2, समीकरण निकल के आ गया 2। अब समीकरण 1 और 2 में हमारा आंसर है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। समीकरण वह समीकरण 2 से। अब समझो एक और 2 को अपन जरा देखें, यहाँ समझना जरूरी है। हालांकि कुछ बच्चे तो समझ जाएंगे देखते ही, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। देखो यहाँ देखो, यहाँ है OL बटा LA बराबर OM बटा MB। ऐसा मान लो कि OL बटा ऐसा मान लो कि OL बटा LA है ना, वो है सपोज 5, मान के चलना है। इसका मतलब OM बटा MB भी है 5, मान के चलना है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका मतलब OL अपॉन LA, ये O है ना, OL अपॉन LA 5, तो OM बटा MB 5। समझ पा रहे हो? यहाँ अपन OM बटा MB को 5 करके आगे आओ समीकरण 2 में। इसका मतलब ये तो 5 है इसके अकॉर्डिंग, तो ये इसके बराबर, इसका मतलब ये भी 5 है। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि जितना OL बटा LA है उतना ही OM बटा MB है, उतना ही ON अपॉन NC है। मतलब सारी साइडें एक, ये तो 2 बार रिपीट है इसलिए 3 लिख रहे हैं, तो 4 काउंटिंग में 3 क्यों लिखे? क्योंकि ये तो रिपीट है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, लेकिन तीनों साइडें इन दोनों इक्वेशन की वजह से आपस में बराबर हो गई। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ इतना सा चाहिए। तो जो चाहिए उसको उठा लो, हमें चाहिए उसको उठा लो, लिख देंगे सो OL बटा LA, ये LA वाला LA नहीं, LA, ठीक है, जानबूझ के कह रहा हूँ मैं। और ये हो गया ON अपॉन NC, यही तो हमें चाहिए था और ये हमारे पास आ गया। तो हम क्या कह देंगे? सो अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि जब साइडों का रेशियो बराबर हो तो वो साइडें आपस में पैरेलल भी होती है, यानी कि LN क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता चुका अपन को क्या चाहिए था। अब आपके लिए छोटी सी बात है, AC हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है, इतनी सीधा। तो मेरे हिसाब से काफ़ी इजी लगा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC पॉइंट्स D एंड E आर रेस्पेक्टिवली ऑन AB एंड AC, यानी कि एक ट्राइंगल ABC बनाओ, एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB व AC पर D और E बिंदु है, यानी कि ये ABC बनाया अपन ने, इस पर D और E, ठीक है, वो इस प्रकार हैं, ठीक है, कि ये जो BD है, ये जो BD ये डिस्टेंस और जो आपका C डिस्टेंस वो बराबर हो जाए, ठीक है ना, ये इस तरीके। इसका मतलब अपन को क्या निकल के आया, क्या वैल्यू निकल के आती है कि जितनी वैल्यू BD की है उतनी वैल्यू CE की या EC की, ये दोनों बराबर है। चलो, इसके साथ ही वो कह रहा है कि इफ एंगल B बराबर C, यानी कि एंगल जितना B है उतना ही एंगल C है, तो आपको शो करना है कि DE समांतर, यानी कि DE पैरेलल हो जाए BC। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में अपन इसको कर लेंगे। गिवन आपको लिखना है, गिवन का मतलब दिया है, और क्या लिखना है दिया है हमें कि यहाँ से इन ट्राइंगल ABC पॉइंट्स D एंड E आर रेस्पेक्टिवली, और यहाँ से लेके पूरा सच दैट यहाँ तक, या फिर शॉर्ट में लिख लो कि BD इक्वल्स टू CE
ये एक चीज़ दे रखी है, और एंगल बी बराबर एंगल सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। और सेकंड हमें टू प्रूव, शो करवाना है, यानी कि प्रूव करवाना है, यानी कि सिद्ध करवाना है। एक ही बात है, शो कर लो चाहे सिद्ध करवा दो। शो हमें करवाना है कि जो DE है वो समांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए BC के, ठीक है। ये देख लो, DE पैरेलल यानी कि DE समांतर BC के हो जाए। सोल्यूशन अपना यहाँ से स्टार्ट है, ये हमें दिखाना है। तो अगर प्रूफ की बात करूँ मैं, यानी कि उत्पत्ति की बात करूँ, सोल्यूशन की आगे की बात करूँ, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात वो हमेशा यूज करना है जो हमें चीज़ गिवन है, ठीक है ना। तो हमारे पास गिवन है एंगल बी बराबर सी। इस ट्राइंगल की बात करें, बी बराबर सी, तो ये जो दोनों एंगल बराबर हमें गिवन है, इन्हीं से अपन को सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो अपन बात लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में ABC, पूरे ABC के अंदर एंगल B बराबर एंगल C। और अब ये तो आप छोटी क्लास में स्टार्ट कर जानते हो कि जब एंगल दोनों आपस में बराबर हो तो उनकी सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि सामने की साइड बराबर होती है। जैसे इस ABC में ये B और C बराबर है, तो इसके सामने वाली साइड AC और C के सामने वाली साइड AB, तो इसका मतलब AB इक्वल्स टू AC होगा। और साइड में आपको लिखना है कि opposite sides of equal angles are same, ठीक है। ये आपको साइड में बात लिखनी पड़ेगी कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये बड़ी काम की चीज़ निकल गया यहाँ से। अब एक बात बताओ, AB बराबर AC हमारे पास यहाँ आ गया, और चीज़ हमारे पास अगर देखें तो अपन को पहुँचना है सोल्यूशन के पास कि ये DE पैरेलल BC। अच्छा, मैंने ये बात आपको बताई नहीं, क्योंकि आप क्या सोचेंगे वो बताना मैं हर बार ये गलत इसलिए लिख रहा हूँ कि ये आपको लिखना नहीं, सिर्फ समझना है। आपको चाहिए क्या वो तो समझो पहले। जैसे मैंने आपको तीसरे में बताया था कि ये DE पैरेलल BC कब होगी, जब अपन क्या दिखा देंगे कि जब अपन AD बटा DB, समझ रहे हो, और AE बटा EC, समझ रहे हो, ये दिखा दें, या फिर एंगल B या फिर एंगल D, यानी कि या तो ये चीज़ दिखा दें। अगर ये चीज़ हमारे बस की है, मतलब सोल्यूशन निकल के आ जाती है, तब तो ठीक है, ये दिखा देंगे। और अगर ये चीज़ नहीं निकल के आए तो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो भी ये इसके समांतर होती हैं। समझ पा रहे हो आप? ये बहुत नई चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एंगल B एंगल D के बराबर अगर अपन दिखा दें सोल्यूशन में, तो भी ये वाली इसके पैरेलल यानी समांतर होती है। इनको कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे अपन, ठीक है ना। ये बहुत काम की चीज़ है, ये समझना आप। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब हम देखते हैं इनमें से कौन सी वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, जो भी अपन अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद देखो कि AB बराबर AC तक पहुंच चुके थे अपन कि जितनी AB उतनी AC है, चलो ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो AB है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इस अकॉर्डिंग टू डायग्राम अपन लिख सकते हैं AD प्लस DB, लिख सकते हैं ना, AD प्लस DB, ठीक है। और AC को क्या लिख सकते हैं? AE प्लस EC, तो टुकड़े लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ कि अपन ने लिखा AD प्लस DB और इसको लिखा AE प्लस EC, ठीक है ना। लेकिन हमें एक चीज़ गिवन है यार कि जितना BD है उतना CE है। इसका मतलब AD तो AD रख लिया, इसको मैं DB बोलूँ चाहे BD बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है ना। इसको मैंने DB का DB रहने दिया, यानी कि BD रहने दिया, AE का AE रहने दिया, लेकिन जो EC था, EC का मतलब CE, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब अपन ने EC को भी DB कह दिया, और यहाँ अपन लिख देंगे कि BD बराबर CE गिवन है, मतलब दिया है, ठीक है। ये ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कि ये चीज़ गिवन है, इसलिए हमने EC को भी BD या फिर DB रख लिया। अब क्या हुआ, इससे कट गया, और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ गई, AD बराबर AE। ये इससे क्यों कट गया? क्योंकि जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इतना तो कॉमन सेंस आप जानते होंगे। तो यहाँ से अपन को एक चीज़ निकल के आती है कि जितनी वैल्यू AD की है उतनी वैल्यू AE की। इसका मतलब ये चीज़ भी बराबर निकाल ली अपन ने। तो इसी से अपन एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि इस साइड जब ये वाली चीज़ जो अपन यहाँ लिखी थी, यहाँ देखना AD बराबर AE, तो AD के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये AD के सामने वाला एंगल E, और AE के सामने वाला एंगल D, तो एंगल E बराबर एंगल D,
क्योंकि यहां पर लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर सेम। उल्टा है, जस्ट उल्टा। यहां पर था एंगल बराबर तो भुजाएं बराबर, यानी कि कोण बराबर तो साइडें बराबर, भुजाएं बराबर। यहां पर साइडें बराबर तो एंगल बराबर। ये भी तो रूल होता है, समझ पा रहे हो? छोटी क्लास में पढ़ते थे, बहुत सारी बातें ये तो पढ़ी हुई है। यानी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, जस्ट उल्टा उसके, ठीक है। सम्मुख कोण समान होते हैं। अब समझना मेरी बात को, इसके आगे इसका मतलब d बराबर ई भी अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर अपन इन दोनों सॉल्यूशन को देखें जरा, कि ए बी बराबर ए सी यहाँ निकल के आया, ए डी बराबर ए यहाँ निकल के आया, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स का मतलब अर्थात इट मीन्स ट्राइंगल ADE ADE एंड ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आर आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं। अर्थात त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज हैं, क्योंकि दोनों की ही दो दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। बड़ी काम की चीज निकल के आ गई, ये बात अपन लिख सकते हैं। दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हैं ही हैं, इसके अलावा दोनों के अंदर एंगल ए कॉमन है कि नहीं। देखो ADE के अंदर भी एंगल ए आ रहा है, ABC के अंदर भी एंगल ABC के अंदर भी एंगल ए आ रहा है। दोनों में जो है वो एंगल ए क्या है, कॉमन एंगल है, मतलब उभयनिष्ठ कोण है दोनों के अंदर। तो अपन क्या लिख देंगे, इन विच वर्टेक्स एंगल ए इज कॉमन, ठीक है। कॉमन, हाँ ठीक है, एंगल ए इज कॉमन, यानी कि जिसमें शीर्ष कोण ए उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में है, कॉमन है। अगर एंगल ए दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये गारंटी है कि सपोज, मेरी बात को अच्छे से समझना है ना, ये तो समझाने के लिए था, मेरी बात को फिर अच्छे से समझना, कि अगर एंगल ए सपोज मान के चलते हैं कि 100 डिग्री है, मान के चलो कि एंगल अगर ए 100 डिग्री है, समझने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ, ABC के अंदर B और C कितना होगा, ये बात बताओ मेरे को। B और C दोनों कितने कितने के होंगे, 40 के होंगे, ये आप मानते हो, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का समय 180 डिग्री होता है, और B और C बराबर है, B और C इक्वल है, सिर्फ शुरुआत में दे रखा है। इसका मतलब अगर मैं ABC की बात करूं, अगर A 100 है तो दोनों 40 मान के। अब A दोनों में ही कॉमन है, ADE में भी A है, ABC में भी है। इसका मतलब मैं अगर ADE की बात करूं, तो अगर A को 100 मान लिया तो गारंटी है कि D और E तो बराबर है, तो ये दोनों भी 40 के होंगे। इसका मतलब दोनों में एंगल ए कॉमन का ये फायदा हुआ, अगर A 100 है तो ये भी 40, A 100 है तो ये भी 40। इसका मतलब ये एंगल आपस में बराबर, B है उतना है D, C है उतना है E। और यही तो हमें दिखाना था, यही तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एंगल B है उतना ही एंगल D होगा, या फिर जितना एंगल C है उतना ही एंगल E होगा। और ये एंगल होते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण। और जिस दो भुजाओं में ये अगर संगत कोण आपस में बराबर हो, मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो वो दोनों लाइनें आपस में समांतर होती है, यानी कि DE पैरेलल BC हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि या तो ऐसा होता तो कन्वर्ज ऑफ BPT की हेल्प से अपन ये कह देते, लेकिन ये दिखाना भी पॉसिबल नहीं था। तो अगर ऐसा भी है तो भी अपन कह सकते हैं कि दोनों लाइनें आपस में, दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये एंगल है तो अब भी समांतर होती है। ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का इतना जबरदस्त तरीका बताऊंगा कि गारंटी है मेरी कि आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। बहुत आसान तरीका, बहुत ज्यादा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसको पूरी PhD कराऊंगा इसके अंदर आपको। पहले अपन इसको पूरा खोल के समझाता हूँ। देखो पहली बात तो ये है, ये क्वेश्चन आपसे यूं कहना चाहता, डायग्राम आपको गिवन है इसके अंदर,
DE पैरेलल दे रखा है BC के अंदर और CD पैरेलल, देखो CD कहाँ पर है, ये CD पैरेलल दे रखा है EF या फिर FE के अंदर, ठीक है। पैरेलल का मतलब समांतर दे रखा है और हमें दिखाना है कि AD का स्क्वायर बराबर AB इंटू AF, AD का स्क्वायर बराबर AB इंटू AF। सबसे पहली बात गिवन, गिवन का मतलब दिया है, क्या दिया रखा है अपन को, दे रखा है कि DE समांतर यानी कि DE पैरेलल BC है एंड CD पैरेलल EF है, ठीक है। प्रूव क्या करवाना है, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करवाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है अपन को AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AF, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं टू प्रूफ, ठीक है। तो उत्पत्ति की मैं अगर बात करूं तो बारी बारी मैंने आपको आगे भी क्वेश्चन नंबर 3 में ही बताया था, वैसा का सोल्यूशन इसमें है कि जो चीज दे रखी है बारी बारी पहले इसको उठा लो फिर इसको उठा लो। तो ये किस ट्राइंगल के अंदर है, DE पैरेलल BC है त्रिभुज ABC में। तो अपन स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ABC यानी कि त्रिभुज ABC में, ये सही हिंदी वाला लिख देंगे। ABC के अंदर हमें दे रखा है DE समांतर BC और मैंने आपको एक बात बता रखी है, जिस भी त्रिभुज के अंदर दो लाइनें समांतर दे रखी हो तो वहां हमेशा BPT लगानी है। तो इसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू BPT, समझ पा रहे हो, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार। और वो क्या कहता है कि ये जैसे D इसके समांतर, इसका मतलब AD बटा DB यानी कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, अब उठाओ इसको। अब नाउ सेकंड टाइम अगर अपन लें तो वो दे रखा है CD पैरेलल EF, ठीक है। और CD पैरेलल EF किसके अंदर है, इन ट्राइंगल CD का है, CD पैरेलल EF। त्रिभुज दोनों के अंदर ही कौन सा है, इसमें तो ABC था और इसके अंदर भी ट्राइंगल कौन सा है, इसमें लेंगे अपन ADC, ट्राइंगल ADC, त्रिभुज ADC में। इसके बाद फिर ये लिख देना ADC कौन सा, ADC, ध्यान रखना इतना सा टुकड़ा यही है ADC, समझ गए। ADC के अंदर हमें दे रखा है CD पैरेलल EF, ठीक है। इसका मतलब AF बटा FD, ये लिखने का तरीका आपको आ गया होगा अकॉर्डिंग टू, चलो लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू BPT, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार। अब मेरी बात समझो, मैं ऊपर लिख के बता रहा हूँ। देखो पिछले इस वाले पार्ट में ये और ये समांतर था ABC के अंदर, इसलिए अपन ने ये बटा ये लिया। ध्यान रखना अपन ने ये अपॉन ये लिया था, ये जो टुकड़े होते हैं ना ये इसी लाइन का, इस AD के बराबर AE होना चाहिए, AD के बराबर AE होना चाहिए, DB के बराबर में EC होना चाहिए, ऐसा कैसा। अब इसने क्या करा, सेकंड टाइम चेंज कर दिया कि जो CD है, ये देखिए रहा CD, इसको EF के पैरेलल दिखाया। इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, इतना सा ही काम में आ रहा है, इतना सा ही, इसलिए अपने ट्राइंगल कौन सा ले लिया, ADC, त्रिभुज कौन सा लिया, ADC। तो ये इसके समांतर है, तो ये अपॉन ये लिखने का तरीका आना चाहिए, जो लाइन समांतर है बस वहीं से वहीं तक आना चाहिए एक बार, यानी कि AF बटा FD अपॉन FD। ऐसा ही AF के इस लाइन कहाँ खत्म हो रही है, E पर, तो AE अपॉन EC। ये लिखने का तरीका बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आ गया समीकरण 2। अब समझना मेरी बात को, अब क्वेश्चन ओरिजिनल स्टार्ट होता है, बहुत अच्छा लेवल स्टार्ट होता है इसका, कि यहाँ अगर अपन देखें इक्वेशन 1 और 2 में, तो पहली बात तो फिर वही वाली बात, कौन सी, गोले वाली का मतलब जो हमें लिखने नहीं होती, सिर्फ दिमाग में समझनी होती है पहले कि हम करने क्या जा रहे हैं। हमें चाहिए AD का स्क्वायर और AB इंटू AF, ये हमें चाहिए, ये चाहिए ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें 2 बार तो AD चाहिए, 2 बार AD कैसे चाहिए, इस फॉर्मेशन में चाहिए, अपॉन में भी ऐसा, ताकि AD स्क्वायर हो जाए। देखो मैं आपको नॉलेज सिखा रहा हूँ, तरीका सिखा रहा हूँ। ऐसे ही अपन को एक चाहिए AB और एक चाहिए AF, ये आगे पीछे हो सकते हैं, इधर AF या AD कैसा भी हो, ताकि इन दोनों को गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और इन दोनों का गुणा करें तो ये आ जाए। इसका मतलब हमारे पास कमी क्या है, जो कमी है वो, अब इसका मतलब हमें इस सोल्यूशन तक पहुंचना है। मेरी बात समझ गए ना आप, इस सोल्यूशन तक अगर पहुंचना है तो अपन क्या करें। तो हमने देखा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में एक चीज कॉमन आ रही है, AE अपॉन EC, जो हमें एक्चुअल में चाहिए भी नहीं। तो अपने एक काम करते हैं,
लिखते हैं भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से। बात को समझना, करा क्या, ए अपॉन इस इनको आपस में कर दिया कंपेयर। कंपेयर का मतलब आप ऐसे लिख देना कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तुलना करने पर जैसे तुलना करी तो ए इसी से ए इसी कट गया, तो इधर तो बच गया ए डी अपॉन डी बी, इधर बच गया ए एफ अपॉन एफ टी। पहली बात तो मेरी ये समझना, मैं कोई भी सोल्यूशन शॉर्ट नहीं कराऊंगा। शॉर्ट सोल्यूशन में नंबर नहीं मिलेंगे। आप खुश तो हो जाओगे कि 4 लाइन का आंसर बता दिया, वाह कितना अच्छा छोटा सोल्यूशन, लेकिन छोटे सोल्यूशन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो जितना सोल्यूशन होगा वो उतना ही होगा, ठीक है ना। जितने जिसमें शॉर्ट होगी मैं बता दूंगा। अब यहाँ समझना पूरा लॉजिक के साथ, हमने इसको देखा तो हम आंसर के कुछ करीब हैं कि चलो एडी हमारे पास है, बिल्कुल एडी चाहिए, एडी रख लेंगे, चलो एडी चाहिए, एफ चाहिए, यस एफ भी चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन देखा अपन ने कि यार यहाँ ए बी है, हमारे पास तो ए बी है ही नहीं, डी बी है, यहाँ ए डी है, हमारे पास तो ए डी नहीं, एफ डी है। इसका मतलब हमें इस डी बी को ए बी बनाना है। वापस समझो, इस डी बी को ए बी बनाना है, इसका मतलब ये आधी है, पूरी बनाना है। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ऐसा का ऐसा एफ डी है, एफ डी को हमें क्या बनाना है, एफ डी को भी हमें ए डी बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी पूरा बनाना है, एफ डी भी आधी है। तो जब भी साइड को, अब दूसरी बात, ये जो डी बी और एफ डी है कहां पर, बहुत ज्यादा सुनना अच्छे से मेरे को भी, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सुनना है कि डी बी को पूरा बनाना है और एफ डी को पूरा बनाना है। फिर आपको ये सोचना है कि जो डी बी है और जो एफ डी है वो अभी है कहाँ, तो हमने देखा वो है नीचे, नीचे मतलब अपोन में है। तो जिसको पूरा बनाना है, मेरी बात सुन लो अच्छे से, जिसको पूरा बनाना है, पूरा मतलब ये आधी आधी है, पूरी साइड बनानी है, तो जिसको पूरी साइड बनानी है, पूरा बनाना है, अच्छे से समझो, पूरा बनाना है, उसको ऊपर भेजो, उसको ऊपर भेजो। ऊपर भेजो का मतलब उसको रेसिप्रोकल कर दो, उसका उल्टा सीधा लिख दो। इसका मतलब अपन इसी को ये भी तो लिख सकते हैं कि डी बी बटा ए डी और एफ डी बटा ए एफ। मेरी बात अच्छे समझना, ये जो बात लिखाई ना हर बहुत ज्यादा काम आएगी आगे, हर क्वेश्चन में काम आने वाली आगे देखना। जिसको भी पूरा बनाना है उसको ऊपर भेज दो। अगर ये ऑलरेडी ऊपर होता तो अपन इसको ऐसा नहीं लिखते, और ऐसा लिखना भी सही है। आप ये मत सोचना ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे अपोज मैं अगर कह दूं 3.4 और कह दूं 5/3, एक ही है ना। ये अगर इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, इसको अपन 3.4 या फिर 3.5, एक ही बात है, ये ऊपर और ये ऐसे लिख सकते हैं। बस दोनों तरफ लिखना चाहिए, बात ये है, क्योंकि तो क्रॉस मल्टीप्लाई होना है वैसे भी, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा उसका मैं लॉजिक बता दिया कि जिसको पूरा बनाना है ना उसको ऊपर भेजो ताकि वो पूरा हो जाए। और अब इसके बाद में क्या करना है कि चलो उल्टा तो कर दिया अपन ने, दो ऊपर नीचे तो भेज दिया, लेकिन अब ये पूरी होगी कैसे, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में दोनों तरफ 1 ऐड करना है, ठीक है। बोथ साइड आर ऐड क्या कर देंगे अपन 1, यानी कि दोनों तरफ, एक तरफ नहीं कर सकते, कुछ भी बदलाव करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो दोनों तरफ +1 करने पर, दोनों तरफ +1 करने का मतलब अब अपन ले सकते हैं इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम आया एडी, सोल्व किया तो डीबी प्लस एडी, ऐसे इसको सोल्व किया तो एफ, तो यहाँ आ गया एफ डी प्लस एफ। अच्छे से समझना, डीबी प्लस एडी क्या बन गया, डीबी प्लस एडी बन गया पूरा का पूरा ए बी, समझ रहे हो, ये दोनों जुड़ के ए बी बन गया अपॉन एडी का एडी। ऐसे ही एफ डी प्लस ए एफ, एफ डी प्लस ए एफ पूरी की पूरी बन गई ए डी, ठीक है, यानी कि ए डी बटा ए एफ। बहुत काम की चीज़ आ गई। अब मेरी बात समझना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अपना आ गया आंसर। ए डी को ए डी से किया तो ए डी स्क्वायर, ए बी इंटू ए एफ, ए बी इंटू ए एफ। ये तो है फुल सोल्यूशन, हैंस प्रूव्ड, इति सीधम। और आप शॉर्ट के चक्कर में कहीं पढ़ रहे होंगे तो वो तुम्हारी गलती है, फिर मार्क्स नहीं आएंगे, मुझे मत कहना, ठीक है। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही आप देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी इन द फिगर डायग्राम आपको दे रखा है, ई एफ पैरेलल डी सी पैरेलल ए बी। इसका मतलब तीनों लाइनें आपस में समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए ये, तो प्रूव दैट दिस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे गिवन, गिवन का मतलब दिया है, क्या दे रखा है अपन को दे रखा है जो चीज आपके सामने, ई एफ पैरेलल डी सी पैरेलल ए बी, ठीक है, ये चीज गिवन है।
दूसरी बात हमें प्रूव क्या करवाना है, टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AE अपॉन ED बराबर हो जाए BF अपॉन FC के। ठीक है, चलो ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि उत्पत्ति। देखो अब अपन अगर इसको देखें कि AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC, ऐसे तो होगा नहीं डायरेक्ट देखें तो, क्योंकि ये कोई ट्राइंगल तो बन नहीं रहा, और जब तक ट्राइंगल नहीं बनेगा, हमेशा आप तो मेरी तरीके से समझ लो कि हमेशा अपन को ट्राइंगल तो बनाना ही बनाना है। तो अपन एक काम करिए, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और वो अपन एक लाइन लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में। ठीक है भाई, कंस्ट्रक्शन थोड़ा ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना। क्या करा कि जॉइन A to C, यानी कि या फिर AC, जॉइन AC भी लिख सकते, इतना भी चल जाएगा, AC को मिलाया। ठीक है, और इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा है इसका, इंटरसेक्ट एट पॉइंट G, इसको सपोज अपने कोई नाम दे दिया G, यानी कि G पर, जो कि G पर प्रतिच्छेद करती है, या फिर G पर मिलती है की बात है, प्रतिच्छेद करती है, ये बात आप यहाँ लिख देना। इसके बाद में प्रूफ। ठीक है, चलो जैसे ही अपन इसको इंटरसेक्ट किया, हमारे पास दो ट्राइंगल निकल के आ गए, एक तो ADC और एक ABC। ठीक है, ये देखो समझ आ गई ना आपके। तो अपने स्टार्ट करते हैं बारी बारी। इन ट्राइंगल ADC, त्रिभुज ADC में इसमें हमारे पास देखो, अगर EF पैरेलल है DC के, अगर EF पैरेलल DC, तो सीधी सी बात है उसी पर तो पॉइंट G है, तो इसका मतलब EG भी समांतर होगा आपके DC के। अगर EF DC के हैं, सॉरी EF DC के हैं, तो EG भी DC का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात अपने लिख दी, EG DC के समांतर है। तो जैसे ही कोई समांतर बात आती है तो अकॉर्डिंग टू BPT, वहां पर BPT लग जाता है, समझ पा रहे हो ना, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि AE बटा ED, यानी कि AE अपॉन ED इक्वल्स टू AG अपॉन GC। समझ रहे हो, ये BPT में परमिशन देता है। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अपन अगला ट्राइंगल उठा लेते हैं, त्रिभुज कौन सा नेक्स्ट, ABC। इन ट्राइंगल ABC, यानी कि त्रिभुज ABC में, उसमें कौन कौन सी पैरेलल है, AB पैरेलल है GF के, यानी कि AB समांतर हैं GF के। इसका भी लिख सकते हैं अपन, तो अगर ये इसके समांतर तो अकॉर्डिंग टू फिर लिखना पड़ेगा BPT, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार, और वो ये हो जाएगा AG बटा GC, AG अपॉन GC इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ये इक्वेशन सेकेंड, बड़ा सिंपल है। अगर कंपेयर करें अपन, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करें, अगर अपन तुलना करने पर, तो जैसे ही तुलना करी तो देखो सेम टू सेम वैल्यू कट गई, ACGC कट गई, तो पीछे क्या बचा, इसका तो बच गया AE अपॉन AD, और इसका बच गया BF अपॉन FC। यही तो मैं दिखाना था, हैंड्स फ्रूट है ना आसान। ध्यान क्या रखना है, जो चीज जहां तुरंत पैरेलल दिखे, पैरेलल का मतलब समांतर दिखे, तो BPT लगाओ, आंसर पाओ। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये आपसे कहना चाह रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहीं पर स्टार्ट हो जाती है कि एक ABCD है, वो आपके पास समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अपन एक डायग्राम बनाते हैं, इसको काफी इजी वे में करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम बनाना सिखाता हूँ आपको। देखो ABCD एक डायग्राम बनाना है, अभी ABCD लिखना मत इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फेयर है कि इन विच पॉइंट P इज सिचुएटेड ऑन द साइड BC। इसका मतलब सपोज मैं अगर इसको B और C मानू ना, इसके पीछे रीजन है, और इनके ऊपर पॉइंट एक P है, समझना आप, देखना है ना कि यहाँ इसको मैंने BC क्यों माना, कि DP और AB, DP कहाँ है, DP मैंने अभी बनाई नहीं, इसको सपोज A दिया, A B C और D, अब ये DP और ये AB। अगर ऐसा नाम नहीं दोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे डायग्राम, इसलिए ध्यान रखना डायग्राम बनाते टाइम इसको BC और इसको P देना है, फिर इस AB और इस DP को बढ़ाना है। ये जैसे DP है, ठीक है, और ये AB, इसको आगे बढ़ाना। देखो लिखा हुआ ना कि इंक्रीज्ड देन DP एंड AB आर इंक्रीज्ड देन दे मीट एट L। ठीक है,
यानी कि जब ए बी और डीपी को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वो एल पर मिलती है। इसका मतलब इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दो और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दो, और जहां दोनों बढ़ के रुकती है मतलब मिलती है वो पॉइंट एल है। समझ पा रहे हो? ये था अपना डायग्राम। फिर हमें जो प्रूव करवाना है वो करवाना है एक तो डीपी अपॉन पी एल बराबर डी सी अपॉन बी एल, और सेकेंड में डी एल अपॉन डी पी बराबर एल अपॉन डी सी। ठीक है, तो चलो अब अपन गिवन लिख देना आप। गिवन के अंदर अपने पास सबसे बड़ी बात है, यानी कि दिया है, वो क्या दे रखा है, वो हमें गिवन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हालांकि आपको पैरेललोग्राम पूरी स्पेलिंग लिखनी है, मेरी आदत पड़ गई है, आपको तो ये लिखना है पूरा। यानी कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपन को आपको लिखना है। ठीक है, चलो ये लाइन लिख दी। इसके बाद में टू प्रूव क्या करवाना है, प्रूव पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, तो फर्स्ट वाला लिख दो डी पी अपॉन पी एल इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी एल, ये अपन को प्रूव करवाना है। और अब अपन बात करते हैं प्रूफ की, यानी कि उत्पत्ति की। हिंदी वाले यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलो प्रूफ के ऊपर अगर बात करें, देखो एक चीज समझ लो आप कि जो पैरेललोग्राम होता है, जो समांतर चतुर्भुज होता है, उसकी क्या खास बात होती है कि उसकी आमने सामने की जो साइडें होती है ना, भुजाएं, वो आपस में बराबर और पैरेलल होती हैं, यानी कि आपस में इक्वल और पैरेलल होती है, यानी कि समान और समांतर। इसका मतलब अगर एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है, ये अपन को दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वैल्यू ए बी की है उतनी वैल्यू डी सी की है, और जितनी वैल्यू ए डी की है उतनी ही वैल्यू बी सी की है। साथ ही ये भी है कि ए बी पैरेलल सी डी या फिर ए डी पैरेलल बी सी, ये भी है, मतलब ये और ये आपस में पैरेलल है, ये और ये आपस में पैरेलल है, और आपस में बराबर भी हैं। ये दी इतनी सारी चीज हमारे पास पहले से ही है, गिवन है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, प्रूव हमें ये करवाना है। अब ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब अपन ने जैसे ही ये लाइन ड्रॉ करी थी, अब इसका अपन ने एक चीज निकल के आ गई अपने पास, और वो निकल के आ गई ट्राइंगल। जैसे अपन ने ये ट्राइंगल लिया, ये पूरा इन ट्राइंगल ए डी एल, त्रिभुज ए डी एल में ए डी एल लिया अपन ने। ए डी एल के अंदर देखो अपन को पता है ये इसके समांतर है ना, इसके अकॉर्डिंग देख लो पहले, ए डी समांतर है बी सी के, तो इसका मतलब ए डी पैरेलल बीपी के भी तो होगा, यस होगा, ए डी पैरेलल बीपी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये चीज दी हुई नहीं रहती तो अपन ये नहीं रख सकते थे, क्योंकि देखो अगर ये अपन लिखा कि ए डी पैरेलल है बीसी के, ये गिवन था, और उसी लाइन पर पॉइंट पी है, इसलिए ए डी बीपी के पैरेलल होगा। अगर ये दिया हुआ नहीं होता तो अपन ये लिख नहीं सकते थे। और जैसे ही पैरेलल की बात आती है तो उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। ठीक है, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार। ठीक है, बीपीटी लगा देंगे, क्योंकि जैसे किसी भी त्रिभुज में पैरेलल आए, समांतर आए, तो उसमें बीपीटी लगाएंगे। बीपीटी का मतलब ए बी अपॉन बी एल इक्वल्स टू डी पी अपॉन पी एल। ठीक है, अच्छा क्या अपना आंसर आ गया क्या, डी पी अपॉन पी एल तो सही है, बी एल, अच्छा ए बी की जगह डी सी होना चाहिए, बिल्कुल इसी को अपन ये लिख सकते हैं, या फिर ए बी की जगह लिख दो डी सी अपॉन बी एल बराबर डी पी अपॉन पी एल। सोच रहे होंगे क्यों लिख दिया, है ना, तो रीज़न ये है कि ये चीज़ तो गिवन है ना कि ए बी बराबर डी सी, तो हमें बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हैं, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, यानी कि आमने सामने की साइडें पैरेललोग्राम में बराबर होती है, इसलिए। और ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, गिवन है, ये भी लिख सकते हो, गिवन यानी कि दिया है। तो पहला पार्ट हो गया सॉल्व, बहुत आसान था। अब अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट पार्ट का हमारे लिए इसमें यूज़ होगा। देखो एक बात और बताऊँ मैं आपको, अगर सेकंड पार्ट अकेला पूछता ना तो भी अपन को फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन तो करना ही पड़ता। अब इसका यूज हमारे इस सेकंड वाले के अंदर भी है, तो अपन यहाँ लिखेंगे डी सी अपॉन पी एल, डी सी अपॉन बी एल है, सॉरी ये बी एल है ना, डी सी अपॉन बी एल इक्वल्स टू डी पी अपॉन पी एल। ठीक है, ये लिख देंगे अपन प्रूव एबव, यानी कि अपन ये प्रूव्ड
ऊपर सिद्ध करके आगे, ऊपर सिद्ध का मतलब यहाँ ऊपर सिद्ध है, ये चीज अपन ऊपर प्रूव्ड अबव, ये प्रूव करके आगे। अब इसका यूज समझना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में एक ट्रिक बताई थी कि हमें अब करना क्या है कि अगर अपन जरा अपने आंसर को देखें तो डीसी हमारे आंसर में डीसी हैं, डीपी भी हमारे आंसर में, इसका मतलब बीएल गायब हो जाए, इस बीएल की जगह हमें चाहिए डीएल, ठीक है, और इस पीएल की जगह हमें चाहिए एएल। इसका मतलब बीएल आधा है एएल बनाओ, बीएल आधा है एएल बनाओ, और पीएल आधा है पीएल बनाओ, सॉरी हाँ पीएल आधा है डीएल बनाओ। और मैंने आपको उस क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि जिसको, समझो मेरी बात को फिर से, ये लिखने वाली बात है, मतलब लिखने वाली नहीं है, सिर्फ समझने वाली है। जिसको पूरा बनाना है, जिसको पूरा बनाना है उसको ऊपर भेजो, उसको ऊपर भेजो, ठीक है, ये समझने वाली बात, समझने वाली सिर्फ। तो अपन को बीएल को और पीएल को बनाना है ना, तो बीएल को ऊपर भेजो अपॉन डीसी, पीएल को ऊपर भेजो अपॉन डीपी, और उसके बाद में क्या करना होता था, बोथ साइड ऐड करते थे 1, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका, अब तो इजी लग रहा होगा आपको। लिख देना दोनों तरफ +1, यानी कि 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ते ही ले लिया अपन ने एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लिया तो यहाँ तो आ गया डीसी, तो बीएल प्लस डीसी, और इधर आ जाएगा एलसीएम डीपी, तो डीपी को सॉल्व करेंगे तो पीएल प्लस डीपी। अब समझना बात, अब वेरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पर, बड़ा आसान तरीका है। आप सोच रहे होंगे यार बीएल और डीसी का कोई मतलब कॉम्बिनेशन ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बात बताओ, मैं बीएल लिख दिया और डीसी की जगह ए बी लिख दूँ क्या? बात तो एक ही है, क्योंकि ए बी और डीसी तो बराबर है, ठीक है, अपॉन डीसी, क्योंकि हमें ए बी चाहिए भाई, हमें एल बनाना है ना, एल के लिए डीसी थोड़ी ना चाहिए, ए बी चाहिए। ऐसे ही देखो पीएल प्लस डीपी, तो डीपी पीएल प्लस डीपी मिलके क्या बन गया, डीएल, ये तो डीएल बन गया, इसकी जरूरत नहीं है, तो पूरा डीएल लिख देना है पर डीएल, दोनों मिलके क्या बन गया, डीएल। बस क्या किया था अपन ने ए बी बराबर डीसी, जो कि हमें दिया हुआ था ना, गिवन है ये, वो हमने रख लिया यहाँ पर, ठीक है, दिया है। चलो अब समझो बीएल और ए बी क्या बन गया, एएल, तो एएल बटा डीसी और डीएल बटा डीपी, ये तो सिद्ध करना था, डीएल बटा डीपी और एल बटा डीसी, हैंस प्रूव्ड। मेरे हिसाब से इससे आसान तरीका ना तो कोई आपको बताएगा और ना ही आपको मिलेगा, ठीक है, आपको भी इजी लगा होगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, पॉइंट डी एंड ई आर सिचुएटेड इन द साइड ए बी इन ट्राइंगल एबीसी, यानी कि एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, ये बना दिया अपन त्रिभुज एबीसी, जिसकी जो साइड यानी कि जो भुजा है ए बी, ये भी, इस पर डी और ई 2 पॉइंट है, एक तो डी है और एक ई है, ठीक है, मान के चलो यहाँ और यहाँ, क्योंकि कोई फिक्स जगह नहीं दे रखी, ऐसे 2 पॉइंट है, ऐसे 2 बिंदु स्थित हैं कि एडी बराबर हो जाए बीई के, ठीक है ना, ये चीज हमें गिवन है। तो अब समझो मेरी बात आगे, यदि डीपी पैरेलल यानी डीपी समांतर बीसी और EQ समांतर EQ पैरेलल AC अपन को गिवन है, ठीक है, तो अपन थोड़ा लिखते हैं पहले गिवन का मतलब दिया है, क्या दे रखा है अपन को कि डीपी समांतर यानी कि पैरेलल हैं BC के एंड EQ पैरेलल हैं AC के, ठीक है, और जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव यानी कि जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है PQ पैरेलल AB, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब सुनो कि जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें PQ AB के समांतर में दिखाना है, तो अब अपन बात करते हैं इसकी DP पैरेलल BC। अच्छा सुनो, ये ABC जो नाम दिया था D ऊपर देना, क्योंकि वो नंबरिंग के हिसाब से होता है रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले ABC फिर D और E, ठीक है ना, ऐसे ऊपर से नाम दिए जाते हैं, ये D ये हैं। अब समझना, उसने कहा कि DP पैरेलल BC, अपने देखा यार BC तो ये रहा, इसका मतलब P कहीं ना कहीं यहाँ पर है, तभी तो अपन ये कहेंगे कि DP पैरेलल BC है। समझ गए, डायग्राम बनाएंगे अगर अपन। फिर इसने कहा EQ पैरेलल AC, तो AC तो ये, इसका मतलब EQ कहीं ना कहीं यहाँ है, ऐसा है भाई, पैरेलल लगना भी तो चाहिए कि ये AC के समांतर EQ, DP के समांतर BC, यानी कि पैरेलल BC, इसलिए डायग्राम पर जरूर ध्यान देना, ऐसा अपना ये डायग्राम बनेगा। चाहो तो आप इस PQ को फिर
मिला देना, ठीक है ना, पी क्यू को अपन ज्वाइन कर देंगे। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन अच्छे से समझ के बनाओगे तभी डायग्राम बनेगा। चलो अब समझो, अब अपन को जो प्रूव करना है उसके लिए अपन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति, देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक चीज गिवन है डीपी पैरेलल बीसी, तो अपन लिख लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, यानी कि त्रिभुज एबीसी में एक चीज गिवन है डीपी समांतर बीसी, डीपी पैरेलल बीसी, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बीपीटी, मैंने कहा था तुरंत बीपीटी लगा दो जहां पर भी पैरेलल आ जाए, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार। तो डीपी इसके पैरेलल, इसका मतलब एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एपी अपॉन पीसी, ठीक है। ये यहां से इक्वेशन नंबर 1। अब आगे की प्रोसेस सीखो। ऐसे ही अपन उठा लेते हैं इसको, EQ पैरेलल AC, ये गिवन है अपन को EQ पैरेलल AC, तो अपन EQ जब AC के पैरेलल इसको क्या लिख सकते हैं, AE, ध्यान से समझना है ना, EQ पैरेलल AC, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू BPT, ठीक है, अकॉर्डिंग टू BPT, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार, ठीक है, AD बटा DB। तो EQ कहाँ है, ये अच्छा सॉरी, यहाँ पर AE लिखो भाई, AE बटा EB, ठीक है ना, ये अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये इसके समांतर है, ये इसके पैरेलल है, तो AE अपॉन EB, ठीक है, AE अपॉन EB इक्वल्स टू BQ अपॉन QC, हाँ ठीक है, BQ अपॉन QC, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है ना, ये आपस में पैरेलल। ये किसकी बात है, EQ और AC की। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये होगी अपने इक्वेशन 2। अब समझो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात कौन सी, जो अपन को सिर्फ समझने की होती है, लिखने की नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि PQ समांतर AB दिखाओ, PQ समांतर AB हमें दिखाना है। इसका मतलब हमें लाना क्या है कि PQ AB के समांतर कब होगी, जब एक तो होगा BQ अपॉन QC, एक तो ये बचे, और दूसरी दिखाना क्या है, PQ ना, हाँ PQ, इसका मतलब एक तो ये और ये पोर्शन बचे, और एक PQ इस PQ इसके कब समांतर होगी, जब एक तो BQ अपॉन QC आए, और एक क्या आए, एक हमारे पास में आए AP अपॉन PC, AP अपॉन PC, यानी कि AP अपॉन PC आए। इतनी बात अगर हमारे पास आएगी ना, तब हम आंसर के पास पहुंचेंगे। तो हमने सोचा यार BQ अपॉन QC ये रहा, AP अपॉन PC ये रहा, कि अगर ये और ये आपस में कट जाए ना, तो हमारा आंसर आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह देंगे ये आपस में पैरेलल है। अब हमारा मेन टारगेट है कि इसको इससे कैसे खत्म किया जाए, समझ पा रहे हो ना। तो अब हम ये कर रहे हैं, कुछ तरीका लगा रहे हैं। अब एक बात बताओ, हमारे पास एक चीज दी हुई है, उसने एक चीज दी है AD बराबर BE, AD इक्वल्स टू BE उसने दिया है। ये AD बराबर BE देने का लॉजिक क्या था, तो एक लाइन लिखते हैं, कुछ ना कुछ हर चीज का लॉजिक होता है, बट गिवन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि लेकिन दिया है, लेकिन दिया है, क्या दिया है, AD इक्वल्स टू BE, इक्वेशन 3, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक बात बताओ, AD को अपन क्या लिख सकते हैं, ये AD है। अब हम ये सोच रहे हैं कि चलो इस AD की जगह तो BE रख लेंगे, आधा काम तो हो गया, क्योंकि हमें BE भी तो चाहिए ना, AB का मतलब BE। अगर ये DB की जगह AE हो जाए ना, तो काम हो जाए अपना। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, अगर इस AD में AE जोड़ दें, सुनना आप, इस AD के अंदर अपन क्या जोड़ दें, AE। अगर AD में भी AE जोड़ दें, और इसके अंदर सॉरी DE जोड़ें, DE, हाँ, AD के अंदर DE जोड़ो, और BE के अंदर भी DE जोड़ो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, इसी से निकालेंगे अपन, दोनों तरफ DE जोड़ने पर, दोनों तरफ DE जोड़ने पर आप ये लिख देना कि बोथ साइड एडिंग DE, बोथ साइड एडिंग DE जोड़ा, तो AD में भी DE जोड़ दिया और BE में भी DE जोड़ दिया। तो जैसे ही AD में DE जोड़ा, ये पूरी निकल के आ गई AE। जैसे ही BE में
डी जोड़ा, ये निकल के आ गई, डी बी बोल दो चाहे बी डी बोल दो, यानी कि डी बी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई यहां से। अब देखना, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि समीकरण 3 व समीकरण 4 का मान, समीकरण 3 व समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। अब समझना 2 कहाँ है, 2 हमारा ये रहा, तो ए की जगह रख दो डी बी, और ई बी की जगह, ई बी का मतलब बी, उसकी जगह रख दो ए डी बराबर बी क्यू अपॉन क्यू सी। समझ पा रहे हो, ये नया समीकरण बन गया, जो 2 था ना वो बन गया 5। अब समझो 1 और 5 को देखो, यहां पर डी बी ए डी है, यहां पर भी डी बी ए डी है। अब कर दो इनको कंपेयर, तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5, कंपेयर विद, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 5 की तुलना करने पर, तुलना करी, तुलना करने का मतलब कंपैरिजन, जैसे ही तुलना करी तो सेम टू सेम वैल्यू आपस में सोल्व हो जाती है, कट जाती है। पीछे क्या बचा, ए पी अपॉन पी सी इसका बचा, और बी क्यू अपॉन क्यू सी इसका बचा। और मैंने कहा था जब साइडों का रेशियो बराबर हो तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, विलोम से हम कह सकते हैं कि अपनी क्या दिखाना था अपन को, पी क्यू पैरेलल ए बी, हैंस प्रूव्ड। कैसे, कि जब ए पी अपॉन पी सी और बी क्यू अपॉन क्यू सी बराबर है, तो ए पी जो आपका ये जो साइड है पी क्यू पैरेलल हैं आपके ए बी के, ठीक है। ये आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम कहता है। तो ध्यान रखना, ये जो मैंने पहले कहा था ना, ये दिमाग वाली बात पहले समझनी पड़ेगी, ये दिमाग में आ जाएगी तो ये करना बहुत आसान है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बहुत ईजी लगा होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक तो ये बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है 2012 में, 2012 के एग्जाम में आ चुका है राजस्थान बोर्ड के, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 4, 5, 7, 8 साल का जो गैप पड़ गया है, रिपीट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो इसकी अपन अगर बात करें, ये कह रहा है कि इन ट्रेपेजियम ABCD, यानी कि ABCD ये क्या है, ट्रेपेजियम का मतलब समलम। चलो एक ऐसा बनाते हैं, ट्रेपेजियम ऐसा होता है, ठीक है ना, समलम हमेशा ऐसा होता है। और उसके अंदर इसने कहा कि जो ABCD ट्रेपेजियम है उसके अंदर AB और CD नाम दे दो, उसके अंदर AB समांतर हैं BC के, यानी कि AB पैरेलल हैं CD के या DC के। चलो ये चीज़ में गिवन है। दूसरी बात ये कह रहा है कि जो इसका डायगोनल है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट A पर, जैसे ये विकर्ण, डायगोनल का मतलब विकर्ण, एक तो यहाँ खींचा, इंटरसेक्ट का मतलब प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पर, तो यहाँ कोई O नाम का कोई पॉइंट है, ठीक है, जो इनको आपस में दोनों को प्रतिच्छेद करवा रहा है। सोल्यूशन अब समझना, इसके बाद में हमें जो शो करना है, दर्शाना है, वो कराना है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो सबसे पहले आप लिख देना गिवन, गिवन यानी कि दिया है, क्या क्या दे रखा है अपन को, कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, यानी कि ABCD एक समलम चतुर्भुज है, ठीक है, ओके। इसके साथ में मुझे प्रूव करवाना है या फिर जो दर्शाना है वो क्या कराना है, प्रूव का मतलब सिद्ध करवाना, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हो, दर्शाना भी लिख सकते हो, शो करवाना लिख सकते हो, वो करवाना है AO अपॉन BO और CO अपॉन DO। देखो AO अपॉन BO यस और CO अपॉन DO ये हमें प्रूव करवाना है। तो यहाँ पर अपन को क्या है कि किसी ने एक लाइन खुद से, एक ट्रेपेजियम है ये इसके पैरेलल है, तो एक लाइन पैरेलल से काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पर एक लाइन और पैरेलल खींचनी है अपन को, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, ये अपनी तरफ से रचना ABCDE नाम दे दो इसको। तो यहाँ अपन लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, मैं अभी कारण बताऊंगा क्यों खींच रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना, रचना में आप लिख देंगे कि ड्रॉ, क्या खींचा अपन ने, EO, हाँ तो ड्रॉ खींच देंगे अपन, यहाँ पे ये कह देना OE पैरेलल, हमने इस लाइन को ऐसा खींचा है ये इसके पैरेलल हो जाए या फिर CD के पैरेलल हो जाए, ड्रॉ OE पैरेलल AB, ठीक है, ये हमने खींच दिया
कि OE AB के पैरेलल हो जाए, ये हम इसके समांतर खींच रहे हैं। तो हिंदी में लिख सकते हो कि OE समांतर AB खींची, ठीक है, AB के समांतर खींच दिए अपन ने। चलो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ का मतलब उत्पत्ति। अब समझो आप, सबसे पहले हमें क्या चीज़ गिवन है कि ये ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम के अंदर भी अपन को ये दिया हुआ है कि AB पैरेलल हैं DC के, ये गिवन है, AB समांतर हैं DC के। तो यही चीज़ उठानी है हमने, जो डायगोनल इसका यूज़ करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो पैरेलल है, जो समांतर है, उसको अपन को त्रिभुज यानी ट्राइंगल में यूज़ करना है। तो एक बात बताओ, ये AB है और ये DC है, अपन कौन सा ट्राइंगल लें कि ये दोनों आप अपने काम आ जाए? तो बताओ ट्राइंगल कौन कौन सा लेंगे जिसके अंदर AB और DC पैरेलल हो जाए, ठीक है, पूरी की पूरी। तो ऐसा तो कोई ट्राइंगल पूरा का तो है नहीं। फिर अपन ने क्या करा, दो ट्राइंगल जो इसके विकर्णों से जो डायगोनल से बन रहे हैं ना, टुकड़े, और एक तो ले लिया ADC, एक ट्राइंगल ले लेते हैं अपन ADC, ADC ये वाला, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ADC, त्रिभुज ADC में इसका मतलब ये है कि देखो, ये जो EO है, EO बोल दो चाहे OE बोल दो, ये OE पैरेलल हैं DC के, मानते हो? क्योंकि जो अपने लाइन ड्रॉ करी थी, अपने खींची थी OE पैरेलल AB, तो देखो ये अगर AB के है ना, तो ऑटोमेटिक, क्योंकि AB DC के पैरेलल है, तो ये OE DC के भी पैरेलल होगी। ये बड़ी काम की चीज़ है, समझ पा रहे हो आप? तो OE पैरेलल AB हुआ है, या OE समांतर DC खींचे, ये हिंदी वाले लिख देना। तो एक ही बात है, ये अगर OE AB के हैं तो OE DC के भी होगी। क्यों? क्योंकि AB और DC खुद आपस में पैरेलल है, यानी समांतर है, इसलिए बड़ी ध्यान से समझना है ना। चलो अपन बारी बारी उठाते हैं। अभी अपन इस बात को उठाया, तो OE पैरेलल DC, OE पैरेलल DC, इसका मतलब जब भी कोई पैरेलल की बात आती है तो अपन क्या याद करते हैं? अकॉर्डिंग टू BPT, है ना, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अनुसार, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत आनुपातिक दिख नहीं रहा होगा बच्चों, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार, ठीक है। ये बात अपन लिख देंगे, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार। और अब समझो, इसके अंदर प्रमेय लगाते हैं, यूज करते हैं इस थ्योरम का। तो ये हो जाएगा AE अपॉन आपका क्या, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC या फिर CO, ठीक है। ये मैंने AO/CO क्यों लिखा? क्योंकि हमें आंसर में AO/CO चाहिए, चाहे तो अपन OA और OC भी लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब नेक्स्ट ये ले लेते हैं अपन, OE और AB पैरेलल है ना, तो फिर ट्राइंगल वही ADC है, ट्राइंगल वही ADC है, देख लो भले OE और AB के अंदर आते हैं, ADC बोल दो चाहे ABD बोल दो, चलो हाँ ये ठीक, ABD ले लेंगे। इन ट्राइंगल ABD, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ADC नहीं है ABD है, ठीक है, ABD में। इसके अंदर कौन कौन सी पैरेलल है कि OE, ये ले रहे हैं अपन, OE पैरेलल AB, OE किसके पैरेलल दिखाना है अपन? AB के। तो जैसे ही पैरेलल आ जाए तो क्या करेंगे अपन? अकॉर्डिंग टू BPT, ठीक है, यानी कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो OE इसके पैरेलल दिखा, इसके मतलब थ्योरी क्या लिखेंगे? AE अपॉन ED, ये तो फिक्स है, इक्वल्स टू, इसमें हो जाएगा ये जो BO और DO, ठीक है, BO अपॉन DO। भाई देखो AE है ना, तो BO लिखा जाएगा, ये तो ये लिखा जाएगा, ध्यान रखना। AE मैंने पहले लिखा था तो BO पहले लिखा जाएगा, ये गलती मत कर देना, ठीक है ना। DO समीकरण 2। अब आप खुद ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा आंसर आने लगा है, इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करो तो ये दोनों सेम टू सेम वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी? कंपेयर हो जाएगी। तो अपन कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की कर देते हैं अपन तुलना, 2 की तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर तो जैसे ही सेम टू सेम वैल्यू कट गई, पीछे क्या बचा? AO अपॉन CO तो उसका बचा, और BO अपॉन DO इसका बचा। तो अपन को आंसर ऐसा नहीं चाहिए तो कैसा चाहिए? अपन को BO नीचे चाहिए, तो इसी को अपन लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह, CO को ऊपर भेज दो और BO नीचे आ जाएगा, तो CO ऊपर चले जाएगी वैल्यू, CO अपॉन DO। तो वह काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था ये, हैंस प्रूव्ड यानी कि इति सीधम, काफ़ी इजी वे में कर लिया। करा क्या? बस ये रचना जो करी ना अपन कंस्ट्रक्शन, इस पर ध्यान देना
कि हमने इसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी, तो इसके हम ये खींचेंगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों आपस में पैरेलल, तो ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी। तो एक बार ही तो इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, बस दोनों को इक्वेशन आपस में कंपेयर करा दो। था सिंपल सा इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ऐसे इक्वेशन नंबर 10 देखो, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट्स D एंड E लाई ऑन साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि एक ट्राइंगल ABC है आपके पास, ठीक है, A B और C। AB के ऊपर पॉइंट आपका D, AC के ऊपर आपका पॉइंट है E। वो इस तरीके से है कि ऐसे बिंदु है कि BD बराबर DC हो जाए। इसका मतलब जो ये BD की साइड है वो और CE की साइड, सॉरी BD बराबर CE हो जाए। हाँ, BD और CE आपको इक्वल दे रखा है, इसको अपन मिला देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक जो ये ABC ट्राइंगल है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोलेस ट्राइंगल है। तो अपन एक बात करें गिवन की। गिवन का मतलब दिया है। दे क्या रखा है? दे हमें रखा है कि DB बराबर या फिर BD बराबर CE, ठीक है, ये हमें गिवन है। DB बोल दो चाहे BD बोल दो, एक ही बात है। और जो हमें सिद्ध करवाना है, टू प्रूव क्या करवाना है अपन को? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो ये ABC है, ट्राइंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें प्रूव करवाना है। तो टू प्रूफ सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो टू प्रूफ का मतलब उत्पत्ति, बहुत आसान। देखो एक बात बताओ, मैं अगर बात करूं इन ट्राइंगल ABC की, त्रिभुज ABC में, हालांकि मुझे पता है कि ये इसके पैरेलल नहीं है, मतलब इसके ये समांतर नहीं है, समांतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ये तो लिख ही सकते हैं ना कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हालांकि ये पैरेलल है नहीं, लेकिन कोई भी ट्राइंगल में कोई भी वैल्यू ये और ये रेशो तो लिख ही सकते हैं, बराबर लिख ही सकते हैं, ठीक है। फिर हमने एक बात देखी कि यार जो DB और CE है ना, ये तो वैसे ही ख़त्म है क्योंकि ये दे रखा है, तो ये तो इससे दोनों वैल्यू आपस में बराबर कट जाएगी। AD और AE अगर हमारे आंसर में आ जाए तो बढ़िया है कि AD अगर AB बन जाए, AD का मतलब अभी AD आधी है, अगर ये पूरी बन जाए, और जो AE है वो AC बन जाए, इसका मतलब कि AD आधी है AB बन जाए, AE आधी है AC बन जाए। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब ऐसी कंडीशन हो जिसको पूरा बनाना उसको ऊपर भेजो, लेकिन ऑलरेडी ये तो ऊपर है, और C तो फिर अपन क्या करते हैं जब ऑलरेडी ऊपर होते हैं, बोथ साइड ऐड करते हैं। तो बोथ साइड अपन एडिंग कर देंगे +1, यानी कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ जैसे ही एक जोड़ा तो क्या हो गया, AD प्लस DB, इसमें भी +1 हो गया, और AE अपॉन AC इसमें भी +1 हो गया। इसके बाद में अपन ले लिया इसका LCM, तो LCM लिया इनका, तो नीचे 1 रख लिया, तो ये तो आ गया DB इसका LCM, इसका LCM आ गया EC, ठीक है। तो DB रखने पर ये तो हो गया आपका AD प्लस DB, ये हो गया आपका AE प्लस EC, ठीक है। चलो AD और DB क्या बन गया, AD और DB बन गया AB, ठीक है, अपॉन DB का DB, और AE और EC मिलके क्या बन गया, AC, ठीक है, और नीचे EC का EC। एक बात बताओ, DB और EC बराबर है, DB और CE बोल दो चाहे EC बराबर है, तो अपन इसी को ये भी तो लिख सकते हैं कि जो DB हैं वो तो DB रहने दो चलो, और जो EC हैं उसको भी DB लिख लो, क्योंकि हमें गिवन है क्या, यानी कि दिया है कि जितना DB है उतना EC या फिर CE है, ठीक है। इसलिए अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये इधर आएगा, एक ही बात है, चाहे बराबर में काट दो चाहे इसको इधर भेज के ऊपर नीचे काट दो, बात एक ही है। तो पीछे क्या बच गया, AB बराबर AC। तो यही तो हमें दिखाना था भाई, समद्विबाहु त्रिभुज कब होता, जब AB और AC बराबर हो जाता। तो अगर AB और AC हम देखें, इट मीन्स ये इस ट्राइंगल की तो दोनों साइड हैं, इसका मतलब सो ट्राइंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से थोड़ा वीडियो जरूर बड़ा बना, लेकिन पूरी 10.2 अपन आज कंप्लीट कर लिए। जल्दी अपन मिलते हैं 10.3 के साथ। ओके, जब तक आप पढ़ते रहो।